आइए, चलो बेटा, आज हम लोग नए एक्सरसाइज 2.4 पर बात करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसके एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए लिख दिया है मैंने। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। क्लियर? क्वेश्चन में समझा दूं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर करना क्या है ये मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पर आप देखिए नीचे 4 बहुपद लिखे हैं। एक ये बहुपद लिखा हुआ है, एक ये बहुपद है, एक ये है और एक ये है। आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि इन चारों बहुपदों में से किसका ये x+1 एक गुणनखंड है। ये x+1 इसका गुणनखंड है कि इसका गुणनखंड है कि इसका गुणनखंड है कि इसका गुणनखंड है, ये पता लगाना है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि x+1 इसका भी गुणनखंड हो, इसका भी हो, एक से ज़्यादा बहुपदों का भी ये गुणनखंड हो सकता है, तो हमें पता लगाना है। क्लियर? ये काम करना है। ये बात समझ गए? क्या करना है ये समझ में आ गया। अब हम करेंगे कैसे, देखिए इसके 2-3 रास्ते हैं। एक तो तरीका ये होगा, जो पीछे आप भाग देना तो जानते ही हो। एक तरीका ये हो सकता है x+1 से इसको भाग दो, भाग दीजिए इस बहुपद को, और शेषफल अगर 0 आता है तो हम लिख देंगे x+1 इसका एक गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। क्लियर? आगे आइए, फिर हम इससे x+1 से इसको भाग देंगे, और अगर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर भी लिख देंगे x+1 इसका गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है। इसी तरह से इसको भाग देंगे, भाग देकर मतलब शेषफल देखेंगे। x+1 से सबको हम भाग देंगे, और भाग देने के बाद क्या देखेंगे? शेषफल। शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तो x+1 को लिख देंगे उसका गुणनखंड है, और नहीं तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय विधि से आपको बताएंगे। कल भी शायद बताया था कुछ, है ना, शेषफल प्रमेय विधि से। अच्छा, भाग देने में क्या होता है? भाग देने में मैंने बताया शेषफल भी मिल जाता है, भागफल भी मिल जाता है, लेकिन शेषफल प्रमेय विधि से केवल शेषफल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल यही तो पता लगाना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो शेषफल से पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात क्लियर ना हो रही हो तो हम अंकगणित से बता दें। ठीक, जैसे मैं बता दूँ आपको, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अंकगणित से जोड़ दूंगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं कह दूँ कि 4, ठीक है ना, 4 लिख दिया। 120 का एक गुणनखंड है कि नहीं, 133 का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये आपको पता लगाना है। मैं कह दूँ ये 4 120 का गुणनखंड है कि नहीं है, या 4 133 का गुणनखंड है कि नहीं है, ऐसे और भी लिख सकता हूँ। तो ये सवाल ऐसा ही तो हो जाएगा, जैसे इसमें इसका पता लगाना है, इसको पता लगाना है, इनका गुणनखंड है कि नहीं, तो वैसे मैंने दे दिया कि 4 120 का गुणनखंड है कि नहीं, कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। नहीं तो 4 से आप क्या करोगे, इसको भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो आप लिख दो कि ये इसका गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर 4 से 120 को भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, 4 3 12, कट गया 0 और 30, शेषफल कितना आया, 0। तो इसका मतलब ये 4 इसका एक गुणनखंड है, ये 4 इसका गुणनखंड है। लेकिन 4 से 133 को भाग दीजिए, 4 से 133 को भाग दोगे तो क्या होगा, 4 3 12, 3 में से 2 गया 1 और 3, 4 3 12, अब क्या आया 1। अब भाग जाएगा आगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो पूरा भाग नहीं गया। ठीक है, यहाँ से शेषफल 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 4 इसका गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो इस तर्ज पे इसको भी आप कर सकते हो। अब बात हमें लगता है ज़्यादा स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, ऐसे आप भाग देकर यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम भाग नहीं करेंगे, हम सीधे शेषफल प्रमेय से करेंगे। ठीक है ना? तो आइए हल में आइए। हल में पहले हम इसका देखने जा रहे हैं, पहले बहुपद का। ठीक है ना? हल में आ जाइए सबसे पहले, और किसको देखना है, x+1 को देखना है ना। तो आप इसको ऐसे कर लो, x+1 को देखना है तो x+1 बराबर 0 कर लो। ठीक है, और फिर चर को यहाँ रहने दो, अचर को इधर कर लो, x बराबर -1 हो जाएगा ना। अब x बराबर -1 इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें। ठीक है ना? शेषफल प्रमेय
का शेष पर प्रमेय विधि का यही तरीका है। इसको देखना है, x प्लस 1 को देखना है कि किसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो x प्लस 1 इसको बराबर आपने 0 कर लिया, फिर चर को यहाँ रहने दो, अचर को यहाँ कर दो, तो ये प्लस 1 का क्या हो गया, -1 हो गया। और अब x बराबर -1 सब में हम प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। जहाँ पर शून्य आ जाएगा वो गुणनखंड होगा, और जहाँ शून्य नहीं आएगा वो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम करके दिखाते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। आइए क्या लिखेंगे, x बराबर -1, ये तो समझ गए x बराबर -1 कहाँ से आया है। x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 1 को उधर पक्षांतर करेंगे, निशान बदल जाएगा, उसका चिन्ह प्लस का माइनस हो गया। क्लियर। x बराबर -1, x³ प्लस x² प्लस 1 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, हमने रखने पर लिख दिया, प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे तो लंबा जाएगा, ठीक है, रखने पर हो गया, ठीक है। आइए तो अब जहाँ जहाँ पर भी x आया है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 1 नहीं -1, ये हो गया, प्लस करके -1 ये हो गया, प्लस करके -1 ये हो गया, और प्लस 1 ये हो गया। हुआ। माइनस को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। मैंने आपको बताया माइनस को अगर विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और सम बार गुणा करते हैं तो प्लस आता है। यहाँ पर विषम बार गुणा करना है तो ये आ जाएगा -1, माइनस आ गया, और 1 को तो चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। यहाँ पर माइनस को कई बार गुणा करना है, 2 बार, मतलब सम बार, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, और 1 ये आ जाएगा, और प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 ये आ गया। हुआ नहीं हुआ, देखो ये प्लस 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 क्या आया, 0। तो क्या पता चला, इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन लिख दो, चूंकि x बराबर -1, यह सही तरीका है लिखने का, रखने पर बहुपद का मान शून्य है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए यहाँ लिखते हैं, बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर हुआ। अब ठीक ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, हम करके दिखा दें, परेशान न होइए। लेकिन ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, अच्छी तरह समझ में आई कि ऐसे आई, आ गई। आइए अब चलते हैं, अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे हम, x बराबर -1, इसी को देखना है तो x बराबर -1 किस में रखेंगे, x⁴ प्लस q प्लस x² प्लस x प्लस 1 में रखने पर। क्लियर, ठीक है। आइए तो जहाँ x बराबर -1, अब जहाँ जहाँ पर भी इसमें x है हर जगह क्या लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे। आइए लिखो यहाँ, -1⁴ हो गया, प्लस -1⁴ हो गया, -1⁴ हो गया, प्लस -1 हो गया, और यहाँ पर +1 आ गया। क्लियर। जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। ये बात आपको स्पष्ट हो रही कि नहीं स्पष्ट हो रही, स्पष्ट हो रही, ठीक है। आइए तो बेटा अब यहाँ पर माइनस कितनी बार गुणा होगा, 4 बार, यानी 4 सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। यहाँ पर माइनस कै बार गुणा होगा, 3, यानी 3 कैसी संख्या है, विषम, तो विषम बार माइनस गुणा होता तो माइनस होता है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कै बार गुणा होगा, तो सम है तो ये प्लस आ जाएगा, और प्लस -1 और +1, सबको समझ में आ गया। आइए यहाँ देखिए, +1 -1 कैंसिल कर दो, +1 -1 कैंसिल कर दो, यहाँ पर क्या आया, 1। इसका मान शून्य हुआ, शून्य नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अच्छी तरह से ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर
रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। और अतः x प्लस 1 इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? देखिए, एक में 0 हो गया मान, तो वहाँ गुणनखंड हो गया, एक जगह 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। अच्छे से समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपने देखे। अब तीसरे पर हम आते हैं। इसमें भी x, ये तीसरा है ना, यहाँ थर्ड डाल दो। और आइए x बराबर -1 किस में रखेंगे? x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। रखिए, चलो भाई, अब x बराबर -1, जहाँ जहाँ पर भी x है हर जगह रख देंगे, ठीक है। तो आइए -1, ये पावर 4 हो गया, 3, और यहाँ पर -1 पावर 3 आ गया, तो 3 और -1 और प्लस और -1 आ गया और +1। सबकी समझ में आया? ये मैंने तीसरा वाला बहुपद उतार लिया यहाँ पर x, ये देखिए, ये वाला बहुपद उतार लिया, और इसमें जहाँ जहाँ पर भी x है x की जगह पर -1 रख दिया, ठीक। अब देख लो, हो गया। ये -4 बार होगा, +1 हो जाएगा, और +3, क्यों, ये तो है ही है, और -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, 3 × -1, ठीक है ना। और +3 यहाँ पर भी है, -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा, +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस -1, और +1 आया नहीं है, 1 1 कैंसिल कर दो, प्लस माइनस, क्यों, हो गया। आगे आइए, देखिए, 1 और प्लस माइनस से -3 हो गया, और प्लस ए प्लस 3 ये 3 × 3 माइनस में आ गया, 3 × 3 प्लस में आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, +3 -3, तो ये क्या आ गया, 1 शून्य आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पर भी x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। मिटा दूँ यहाँ? चलिए, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, बोलिए? चूँकि x बराबर -1, यही चीज़ ये जो रखा है, रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होता है, अतः x प्लस 1 ये बहुपद का नहीं है। क्लियर? ठीक है। आखिरी इसमें चौथा वाला देखा जाए। आइए, चौथा क्या है बेटा? x बराबर -1 किस में रखेंगे? इसमें x³ -x² माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 x प्लस √2 में रखने पर। सबको समझ में आ रहा है? ये टेढ़ा हो जा रहा है ना लिखने में शायद। चलो होने दो, क्या करना है अपना। देखिए तो -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर बेटा चलें खोल दें या रहने दें, चलो ऐसे रहने दो भी। 2 प्लस √2 ये कर दिया और इंटू -1, क्लियर, और प्लस √2। इसको ज़रा समझ लो, नहीं दिक्कत कहीं ना हो जाए। जहाँ जहाँ पर भी x में x है वहाँ पर मैंने -1 कर दिया है। देखो यहाँ पर -1 लिख दिया, यहाँ पर -1 लिख दिया, और ये सारी चीज़ें वही लिखें। यहाँ पर x था, यहाँ पर -1 कर दिया, बस ठीक है, अच्छा है। आइए
ये -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -1 -1 -1 तो -1 आ जाएगा ना बेटा, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये विषम बार है और यहाँ माइनस कर दो, और -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस आएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर ये माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + √2 प्लस √2। क्लियर, सबको समझ में आया हो तो ठीक है। ये प्लस √2 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 + √2, ठीक है। ये -1 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो बेटा देखो ये 2 प्लस में है ना, और ये -1 मिला के -2 हो जाएगा, ये दोनों मिला के -2 हो जाएगा, +2 है तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर भी 0 नहीं हुआ, ये दोनों प्लस में आया ना, तो ये जब हल करोगे √2 मिला के 2 √2 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया, तो इसका भी गुणनखंड नहीं है। देखिए क्योंकि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं होता है, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि x + 1 केवल पहले वाले का गुणनखंड है ना, और न इसका निकला, न इसका निकला, न इसका निकला। क्लियर, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना, चारों सवाल समझ में आ गए अच्छे से। तो इनको 2 मिनट कर लो। आइए बेटा, एक्सरसाइज 2.4 का अभी दूसरा सवाल। निर्देश लिखा हुआ है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अभी जो पहला सवाल था वैसा ही ये भी सवाल है। आपको देखिए px ये है, px जब हम कहते हैं तो इसका मतलब इससे हुआ, gx जब हम कहते हैं तो उससे मतलब इसका हुआ। तो आपको ये बताना है px का, इस px का ये gx गुणनखंड है कि नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है। क्लियर, तो उसी तरह से कर दे रहे हैं। तो gx में क्या आ रहा है, x + 1 क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पर आइए मैं बताता हूँ, अगर x + 1 को हम 0 कर दें या ऐसे कर दें, ध्यान दो, gx बराबर 0 कर दें, क्यों कर दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, gx बराबर x + 1 है, gx बराबर मैंने 0 कर दिया, तो gx की जगह क्या लिखोगे, x + 1 लिखोगे, 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1 है, इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। हुआ क्लियर, समझ गया नहीं। देखो gx बराबर x + 1, अब शून्य ज्ञात करना है, तो gx बराबर मैंने 0 कर दिया, फिर gx जब क्या कर दिया, x + 1 बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर क्या आ गया, इधर आया -1। अब x बराबर -1 इसमें रख दो, px में, px का मतलब इसमें रख दो। अगर ये 0 हो जाता है, x बराबर -1 रखने पर अगर ये 0 हो जाता है, 0 आ जाता है, तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान दो, x बराबर -1 px 2x³ -1 में प्रतिस्थापित करने पर, आइए देखिए, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। आइए यहाँ p -1 कर दो, और 2 यहाँ पर -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -2, और यहाँ पर x की यहाँ पर -1, फिर -1 कर दिया। क्लियर, जहाँ जहाँ पर भी इसमें x था, जहाँ पर भी x था, मैंने -1 लिख दिया। आइए ठीक है, p -1 ये बराबर, ये 2 बेटा, और -1 को -1 3 बार गुणा करेंगे, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर आइए प्लस, और -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस माइनस ये प्लस, 2 का 2 आ गया और -1 आ गया। हुआ। अब यहाँ पर देखो बेटा,
ये +1 है और ये -1 है, इसको निकाल दो, +1 -1 निकल गया, तो P -1 ही आया। और यहाँ पर क्या हुआ, अरे यार गलती हो गई, रुक जाइए अभी तो, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। इस +1 को, क्योंकि ये गुणा में है ना, ये गुणा में है, यहाँ नहीं कटेगा, +1 है ये, और इसको निकाल दो, ये निकल सकता है ये वाला, ठीक। तो आइए, ये प्लस माइनस तो हो जाएगा, ये दोनों तो निकलेंगे, और प्लस माइनस तो, और ये +2 आ गया, ठीक। और 2 प्लस में है माइनस में है, ये भी निकल गया, ठीक। तो कितना आया, 0, ये आ गया 0, ठीक है ना। तो बस हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि ऐसे लिख दो, -1 बराबर 0, और अतः x + 1, x + 1 लिख दो, चाहे इसको लिख दो, g फॉर x लिख दो चाहे, ठीक है ना। अतः gx px का एक गुणनखंड है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो है, क्योंकि यहाँ पर gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि gx px का गुणनखंड है। आप ये भी लिख सकते हो कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? हमने क्या रखा, किसको देखना था, px का मतलब इसका gx एक गुणनखंड है कि नहीं, तो x + 1 मैंने ले लिया, gx x + 1 लिख लिया, और gx बराबर फिर क्या कर दिया 0, gx की जब क्या लिख दिया, x + 1 के बराबर 0 हो गया, तो x एक इधर से इधर -1 आ गया। अब इसमें x बराबर -1 मैंने इसमें रख दिया, देखिए इसमें रख दिया, हल कर लिया, 0 आ गया। 0 आने पे अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। क्लियर हो गया? आइए, क्लियर हैं? आइए अब हम लोग ये प्रश्न संख्या 2 के दूसरे हिस्से में आते हैं। px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 और gx है x + 2, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये पता करना है कि ये gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, या x + 2 इस x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड है कि नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो वैसे ही करेंगे। आइए हम g x + 2, ठीक है ना। आइए बेटा, तो gx बराबर x + 2 हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे gx बराबर 0, फिर gx की जगह लिख देंगे x + 2 बराबर 0, फिर ये चर यहाँ रहने दो, अचर को इधर कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब x बराबर -2 इसमें आप रख दीजिए, अगर इसका मूल्य, इसका मान 0 हो जाता है तो गुणनखंड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। लिखिए यहाँ x बराबर -2 px x³ + 3x² + 3x + 1 में रखने पर, आइए तो p और -2 हो गया, जहाँ पर भी, इसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पर -2 कर लो, तो -2 इसका क्यूब आ गया +3, और यहाँ -2 का स्क्वायर आ गया 3, और x अब यहाँ क्या रखेंगे, -2, जहाँ पर भी x है हर जगह -2 +1 हो गया, ये +1। देखिए यहाँ पर ये -2 रख दिया, यहाँ पर ये -2 रख दिया, यहाँ पर ये -2। आइए तो -2 माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया, तो +3 और 2 दूनी 4 आ गया, और प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 आ गया, ठीक। आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और कर दें, ये 4 3 12 और -6 +1। अब जो भी प्लस वाला हिस्सा उसको जोड़ लो, माइनस वाला जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13 और 8 और 6, ये माइनस में 8 6 14 हो गया, और 12 1 13 आ गया, तो यहाँ पर -1 बचा, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर 0 आया, इसका मान 0 नहीं हुआ, एक बार देख लें, ठीक है, सही है।
तो शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, लिख दीजिए चूंकि p माइनस 2 ये बराबर नहीं है 0 के, ऐसे लिखे ना। ठीक है ना, p माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अतः g फॉर x gx px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुआ? समझ गए? x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो ये आ गया -2 इधर, और इसमें हमने -2 रख दिया। -2 रखने के बाद यहाँ पर इसका मान 0 नहीं आया है। 0 आता तो गुणनखंड हो जाता, 0 नहीं आया, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये गुणनखंड नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई सबको? सब लोग कर सकते हो अब? चलिए, अच्छा है।